द डबल लाइफ ऑफ वेरोनिका एक पोलिश ड्रामा है। ये कहानी वेरोनिका नाम की दो अलग अलग लड़कियों की है जो यूरोप के दो अलग अलग देशों में सेम टाइम में पैदा हुई। उनके माँ बाप अलग अलग हैं, पैदाइश और परवरिश भी अलग है, लेकिन उनमें किसी जुड़वा बहनों की तरह समानता है। ना सिर्फ वे दिखती एक जैसी हैं, बल्कि बर्ताव और आदतें भी सेम हैं। कहानी दिखलाती है कि कैसे एक की जिंदगी की गलतियाँ दूसरे की जिंदगी में वैसी गलती ना करने की सीख देती है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी को देखें, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वेरोनिका एक यंग सिंगर है जो पोलैंड में किसी कोयर का हिस्सा है। वो अपने पिता के साथ रहती है। उसकी माँ का देहांत हो चुका है। काफ़ी दिनों से उसे एक अजीब सी फीलिंग सता रही है, जैसे उसकी ज़िंदगी का हर पल किसी और की ज़िंदगी से भी जुड़ा है। वो अकेले होने पर भी ऐसा फील करती है जैसे कि वो अकेली ना हो। इस बारे में वो अपने पिता को भी बतलाती है, पर उसे अपनी बेटी की बातें समझ में नहीं आ रही हैं। वेरोनिका की उम्र में ऐसा होता है, उसे किसी से प्यार हो गया होगा। हालांकि वेरोनिका का एक बॉयफ्रेंड ऑलरेडी है जिसका नाम एंटेक है। ये फीलिंग नया नया प्यार होने की नहीं है। वेरोनिका आजकल खोई खोई सी रहती है और ना जाने क्यों उसका मन अपनी आंट के घर काराकोव जाने का कर रहा है। जब वो अपने पिता से काराकोव जाने की बात करती है तो साथ में ये भी कहती है कि वो इस बारे में उसके बॉयफ्रेंड एंटेक को कुछ भी ना बताए। अपनी आंट के घर जाने पर उसकी बचपन की एक फ्रेंड अपने कॉन्सर्ट के एक रिहर्सल में उसे आने के लिए कहती है। यहाँ जब शो की कोऑर्डिनेटर उसे गुनगुनाते हुए सुनती है तो उसे ऑडिशन में हिस्सा लेने का निमंत्रण देती है। उस दिन जब वेरोनिका रिहर्सल देखकर लौट रही होती है, उसकी नज़र अचानक एक टूरिस्ट बस की तरफ जाती है। वो बस के अंदर एक लड़की को तस्वीरें खींचते देख सकती है। वो रैंडमली यहाँ वहाँ की तस्वीरें खींच रही है। वेरोनिका उस लड़की को देखकर थोड़ा शॉकिंग फील करती है, क्योंकि वो ना सिर्फ उसकी तरह दिखती है बल्कि उसने लगभग उसी के जैसे कपड़े भी पहन रखे हैं। यहाँ तक कि ग्लव्स और कोट का रंग भी सेम है, हेयर स्टाइल तक मिलती है। तब वेरोनिका उस लड़की के कैमरे की फ्रेम में आने के लिए खुद को उस तरफ कर लेती है जिधर पॉइंट करके वो तस्वीरें खींच रही थी। अगले दिन वेरोनिका ऑडिशन के लिए जाती है। वहाँ उसका गाना सुनकर सबका मन मंत्रमुग्ध हो जाता है। वे उसे शो के लीड सिंगर के साथ गाने का मौका देते हैं। उस दिन जब वो ऑडिशन के बाद घर लौट रही थी, उसके सीने में अचानक दर्द उठता है। लगता है जैसे ये कोई स्ट्रोक है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये अचानक अपने आप ठीक हो जाता है। उसकी आंट ने भी एक बार उससे कहा था कि उसके नाना के खानदान में हेल्दी दिखने के बावजूद लोगों की अचानक मृत्यु हो जाती है। उसकी माँ की मौत भी ऐसे ही अचानक हुई थी। पता नहीं वो भी कब तक जिंदा रहेगी, इसलिए अपना विल पहले ही बनवा लेना चाहती है। ठीक शो के दिन जब ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है, परफॉर्म करते हुए वेरोनिका स्टेज में गिर जाती है। यहाँ स्टेज में ही उसकी मौत हो गई। उसे मासिव हार्ट अटैक आया था। इधर यूरोप के दूसरे छोर फ्रांस में एक लड़की है जिसका नाम भी वेरोनिका है, लेकिन फ्रेंच में इसका उच्चारण थोड़ा अलग है। इसे वेरोनिक कहा जाता है। वेरोनिक आज अपने बॉयफ्रेंड से कई दिनों बाद मिली है, लेकिन खुश होने के बजाय उसे अजीब सा गम सता रहा है। वो नहीं जानती है कि इतना दुखी क्यों फील कर रही है, जैसे आज उसका कोई अपना मर गया हो। वेरोनिक भी एक सिंगर है और गाने की प्रैक्टिस के लिए एक बुजुर्ग आर्टिस्ट से क्लास लिया करती है। लेकिन आज उसके मन में अचानक एक ख्याल आता है कि उसे सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए। ये उसके दिल के लिए ठीक नहीं है। उस शाम वो उस बुजुर्ग आर्टिस्ट के पास जाती है और उससे कह देती है कि वो कल से उसके पास नहीं आएगी। उसने संगीत छोड़ दिया है। ये फैसला अचानक लिया गया है। वो एक अच्छी सिंगर थी और भोज में बड़ा नाम कमा सकती थी, इसलिए बुजुर्ग आर्टिस्ट भी उसके इस फैसले से अचंभित है। वो थोड़े गुस्से में भी है, इसलिए कह देता है कि अगर ऐसा है तो वो उससे दोबारा फिर कभी ना मिले। हालांकि वो तय करती है कि बच्चों को स्कूल में म्यूजिक सिखाने का काम करती रहेगी। एक दिन स्कूल में वेरोनिका की मुलाकात एक पपेटियर से होती है जो उसके म्यूजिक क्लास के वक्त बच्चों को पपेट शो दिखलाने आया था। हालांकि वेरोनिका उसे नहीं जानती है, लेकिन उसे देखकर वो थोड़ा पहचाना सा लगता है। जब वो बच्चों के सामने शो परफॉर्म करता है तो पूरे शो के दौरान वो उसे देखती रहती है। ये बात पपेटियर भी नोटिस करता है। उस रात वेरोनिका को किसी का फोन आता है, पर दूसरी तरफ से बोलने वाला शख्स उसे अपने बारे में कुछ नहीं बतलाता है, बल्कि इसकी जगह वो किसी कोयर के गाने की आवाज़ उसे सुनाता है। ये गाना तो उसी कोयर का है
जिसे गाते हुए पोलैंड में वेरोनिका की मौत हो गई थी। शायद उस समय जब पोलैंड में उसकी मौत हुई थी, वो आदमी भी जो फ्रांस में वेरोनिक को फोन पर कोयर का गाना सुना रहा है मौजूद रहा होगा। शायद उसने पोलैंड की वेरोनिका और फ्रांस की वेरोनिक दोनों को देखा है। जब वेरोनिक कोयर के इस गाने की आवाज़ सुनती है, उसे एक अजीब सी फीलिंग अपने अंदर घेर लेती है। जब वो अपने पिता से मिलती है, उससे कहती है कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसे किसी से प्यार हो गया है, पर वो नहीं जानती है कि वो कौन है। ऐसी ही स्ट्रेंज फीलिंग पोलैंड में तब वेरोनिका को भी होती थी। वेरोनिक दिमाग में जोर डालती है कि उसे ऐसी अजीब फीलिंग क्यों हो रही होगी। तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसके मन में उस पपेटियर के प्रति फीलिंग डेवलप हो रही है। इसलिए अपनी एक फ्रेंड से उस पपेटियर के बारे में पूछती है जो स्कूल में शो दिखाने आया था। काफ़ी याद करने पर उसकी फ्रेंड को याद आता है कि उसके शो में भी वही कहानियाँ दिखाई जा रही थी, जैसी कहानियाँ वो अपने बच्चे को पढ़कर सुनाया करती है। कहानी किताब में देखने पर उसे पता चलता है कि इस कहानी का लेखक वही आदमी है जो पपेट शो कर रहा था। उसका नाम अलेक्जेंडर फैबरी है। इसके बाद तो वेरोनिक उसकी लिखी हर किताब पढ़ लेती है। अब उसे ऐसा लगता है जैसे वो फैबरी को करीबी से जानती हो। एक दिन वेरोनिक के नाम एक अनजान पार्सल आता है जिसमें एक सूलेस है। वेरोनिक जानती है कि इसे जरूर अलेक्जेंडर फैबरी नहीं भेजा है, क्योंकि सूलेस नाम से उसकी एक किताब भी है। वेरोनिक ने इस सूलेस को टेबल पर रख दिया। तभी उसकी नज़र किसी रोशनी पर जाती है, जैसे कोई आईने से धूप चमका रहा हो। अक्सर पड़ोसी ऐसी शरारत करते रहते हैं, पर अभी बाहर कोई नहीं है। वो रोशनी सूलेस के पास पड़ी एक फाइल पर पड़ रही है। जब वो उस फाइल को खोलकर देखती है तो इसमें उसके ईसीजी रिपोर्ट हैं, जो उसके दिल के पूरी तरह से स्वस्थ ना होने की पुष्टि करता है। वो स्ट्रेंज फीलिंग जिसके बाद उसने संगीत छोड़ने का मन बनाया, एक सही कदम था। आज से पहले उसने इस रिपोर्ट पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। एक दिन वेरोनिका को एक और पार्सल मिलता है। इस बार इसमें एक कैसेट है जिसमें टाइपराइटर के टक टक की आवाज़, किसी के चलने और कैफ़े में वेट्रेस के ऑर्डर लेने की आवाज़ है। इसमें ट्रेन स्टेशन के अनाउंसमेंट, कार के चलने और एक धमाके की आवाज़ भी है, जैसे ये कोई लीड हो जिसके जरिए उसे इसके भेजने वाले तक पहुंचना है। उस रात वो पार्सल के स्टाम्प की जांच करती है और ये अंदाज़ा लगाती है कि इसे जरूर पेरिस के एक रेलवे स्टेशन से पोस्ट किया गया होगा। जब वो पेरिस पहुंचती है, देखती है कि स्टेशन के बाहर एक कार है जो कि जली हुई है। कैसेट में जो धमाके की आवाज़ थी, जरूर इसी कार में आग लगने की आवाज़ होगी। स्टेशन में वैसे ही अनाउंसमेंट है जैसे कैसेट में थी। लगता है वो सही जगह में है। पास में ही एक कैफ़े है। यहाँ पहुँचने पर वो वेट्रेस के हील की आवाज़ और उसके ऑर्डर लेने के अंदाज से समझ जाती है कि जिसने भी वो रिकॉर्डिंग उसे भेजी थी, उसने इसी जगह में उसे रिकॉर्ड किया होगा। यहाँ से उस जली हुई कार को भी साफ साफ देखा जा सकता है। तभी उसके नज़दीक वो आदमी आता है जिसने उसे पार्सल भेजे थे। ये वही पपेटियर और राइटर अलेक्जेंडर फैबरी है जो उसके स्कूल में शो दिखाने आया था, जहाँ वो बच्चों को म्यूजिक सिखाया करती है। फैबरी कहता है कि वो पार्सल भेजने के बाद कुछ दिनों से यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। उसे पूरा यकीन था कि वो यहाँ उसे ढूंढते हुए आएगी। वो एक किताब लिखना चाहता है और देखना चाहता है कि कोई लड़की किसी अनजाने क्लू का पीछा करते हुए अपने प्रेमी को ढूंढने किसी अनजान सफर में निकलती है या नहीं। इस बात पर वेरोनिका को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसने पार्सल भेजने वाले को अपना प्रेमी समझा था और उसे ढूंढते हुए यहाँ आई थी। वो गुस्से में वहाँ से निकल जाती है और एक होटल में रूम बुक करती है, पर देखती है कि फैबरी भी यहाँ उसका पीछा करते हुए पहुँच चुका है। उस रात वे दोनों एक साथ होटल में गुजारते हैं। फैबरी कहता है कि वो उसे पसंद करता है। बाद में दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब फैबरी कहता है कि वो उसे और अच्छे से जानना चाहता है, तब वो अपने हैंडबैग में रखे सामान वहाँ उंडेल देती है। एक महिला को जानने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसके हैंडबैग को देखा जाए कि वो अपने साथ कौन कौन से सामान कैरी करती है। तब वेरोनिका की नज़र उन फोटोज़ पर जाती है जिसे उसने कुछ समय पहले काराकोल नाम की जगह की यात्रा के दौरान खींचा था। उसने गलती से फ़ोटो डेवलप करने के बाद इसे बैग में ही छोड़ दिया था। जब फैबरी उन तस्वीरों को देखता है तो उसकी नज़र एक तस्वीर की तरफ जाती है जिसमें कि वो खुद है। तब वेरोनिका उस तस्वीर को ठीक से देखती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहाँ उसने अपनी तस्वीर ली ही नहीं थी। ये कोट भी उसका नहीं है। ये तस्वीर पोलैंड की वेरोनिका की है। तब वो जानबूझकर उसके कैमरे के आगे आई थी ताकि कैमरे में उसकी तस्वीर आ सके।
उस समय वेरोनिक ने इसे नोटिस ही नहीं किया था। तब फैब्री उसे उन दो लड़कियों की कहानी सुनाता है जो अलग अलग देशों में पैदा हुई थी, लेकिन उनके बीच एक ऐसा कनेक्शन था कि जब बचपन में एक की उंगली आग से जली तो दूसरी ने अपने आप ये जान लिया कि स्टोव से अपने हाथ को दूर रखना है। शायद फैब्री पोलैंड की वेरोनिका को जानता था, हालांकि इस बारे में कुछ भी साफ साफ नहीं कहा जा सकता है। पर उसने वेरोनिक को पहली बार फोन करके वही गाना सुनाया था जिसे गाते हुए वेरोनिका की मौत हो गई थी। फैब्री एक पपेटियर है और जब भी किसी शो के लिए पपेट बनाता है उसके दो जोड़े बनाता है, क्योंकि अगर शो के दौरान एक टूट जाए तो दूसरा पपेट काम आए ताकि शो को कंप्लीट किया जा सके। सृष्टिकर्ता भी एक पपेटियर की तरह ही है। अपने शो को पूरा करने के लिए उसने पोलैंड की वेरोनिका जैसी ही फ्रांस में एक वेरोनिक भी बनाई थी। या फिर फिल्म में जो कुछ भी हुआ महज एक संयोग और लोगों की अंतर चेतना मात्र थी। दो लोगों के बीच इसी अनएक्सप्लेन्ड इनर कनेक्शन को दिखाते हुए ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।